हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात कर ली थी। अर्थशास्त्र की जो इंट्रोडक्शनली पार्ट था हमारा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्या क्या डेफिनेशंस है इसकी, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना, इकोनॉमिक सिस्टम, उसके बारे में हमने बात कर लिया। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात कर ली। चलिए, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट डू यू मीन बाई नेचर एंड स्कोप ऑफ नेचर एंड स्कोप के बारे में हमें पढ़ना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अर्थशास्त्र जैसे हमने पढ़ा कि 1776 के अंदर एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी। बुक का क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको वेल्थ ऑफ नेशन भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने यह बताया कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र है वेल्थ की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है कि धन का अध्ययन क्या है, अर्थशास्त्र है। और इन्होंने ये बताया था कि वेल्थ कैसे काम करता है। कैसे काम करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो किस प्रकार से वेल्थ से जुड़ी हुई है। जैसे सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। ये 3 जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एडम स्मिथ ने एक बात और बताई थी। इन्होंने कहा था कि वेल्थ जो है उसका मतलब केवल मनी नहीं है, मनी नहीं है। तो फिर उन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन क्या दी? उन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु की कोई भी अगर इकोनॉमिक वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको वेल्थ बोलेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य अगर किसी चीज़ का है तो वो क्या कहलाएगा? धन कहलाएगा। और धन की स्टडी जो है, धन का अध्ययन जो है वो किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। और उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, एक धन क्या अध्ययन करता है, ठीक है। और उन्होंने डेफिनेशन क्या दी? उन्होंने डेफिनेशन ये दी थी कि अर्थशास्त्र वह है जो राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज को हमें बताता है, ठीक है। तो ये वेल्थ संबंधी जो परिभाषा थी अर्थशास्त्र की। इसके बाद में बात करते हैं कि एक शब्द आता है हमारे सामने कि वांट्स मीन डायलमा क्या होता है? आवश्यक साधन दुविधा किसे कहते हैं? यानी वांट्स मीन डायलमा क्या होता है, ठीक है।
वांट्स मीन डायलेमा क्या होता है? इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो सदियों पुरानी उस मानवीय समस्या का अध्ययन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आवश्यक साधन दुविधा बोलते हैं। कि अर्थशास्त्र क्या है? जो सदियों पुरानी मानवीय समस्या का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? वांट्स मीन डायलेमा बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है यानी जो हमारी वांट होती है, यानी कि हमारी जो वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है। और हमारे जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिसोर्स हमारे क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और जो रिसोर्स होते हैं उनका क्या होता है? उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ यानी जो रिसोर्स होते हैं उनके क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। अब हमारी वांट्स जो है वो तो है अनलिमिटेड और जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड। इसके कारण क्या होता है? चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके कारण क्या आ जाता है? चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। और चॉइस की प्रॉब्लम आने से क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये हमारी क्या होती है? इनको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। और इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या करना पड़ता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। ये हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इनके बाद में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसको हम 6 नंबर दे देते हैं। इससे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन से दो चीज़ें निकल के आती है। कौन कौन सी? एक तो होता है कंजम्पशन और एक क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इससे तो होगा रिसोर्स फॉर्मेशन, यानी संसाधनों का जो निर्माण है वो होगा। इससे संसाधनों का जो सृजन है वो होगा। और कंजम्पशन से क्या होगा? ये हमारी जो अनलिमिटेड वांट थी ये जो हमारी वांट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और फिर जो संसाधनों का निर्माण जो होगा उन संसाधनों के भी क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं?
वांट्स मीन डायलमा हम बोलते हैं, आवश्यक साधन दुविधा इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आवश्यक साधन दुविधा बोलते हैं। और एक चीज़ और देखिए इसके अंदर, जो अनलिमिटेड वांट थी और जो रिसोर्स थे हमारे वो लिमिटेड थे, और उसके कारण क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस की प्रॉब्लम आई। चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आती है? चॉइस की प्रॉब्लम आती है स्केर्सिटी के कारण। दुर्लभता के कारण आती है। दुर्लभता का मतलब क्या होता है? कमी। क्या मतलब होता है इसका? कमी। किसकी कमी? रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, तो स्केर्सिटी की अगर डेफिनेशन हमारे से पूछे तो स्केर्सिटी की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि संसाधनों की मांगी गई मात्रा, यानी संसाधनों की मांगी गई मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है किससे? संसाधनों की पूर्ति से, तब क्या प्रॉब्लम आएगी? स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं कि आवश्यक साधन दुविधा जो है वो क्या होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। नेचर चाहे इकोनॉमिक्स का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो जो सब्जेक्ट है, जैसे हम अर्थशास्त्र के नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के नेचर की बात कर रहे हैं, तो उसका कहने का मतलब ये है या पूछने का मतलब उसका ये है कि वो जो सब्जेक्ट है वो साइंस है या वो आर्ट है, या फिर साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, नेचर की प्रकृति नेचर ये होता है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र की प्रकृति से हमारा अभिप्राय ये है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, या फिर विज्ञान और कला दोनों ही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेचर का, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, ये साइंस है या फिर आर्ट है। ठीक है, साइंस की अगर बात करेंगे तो हमारे पास चार चीजें निकल के आएगी। नंबर 1 सोशल साइंस, कि अर्थशास्त्र क्या एक सामाजिक विज्ञान है, या हम बात करें यहाँ पर कि क्या अर्थशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर कि क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, या फिर कि क्या अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। तो हमारे को ये चार कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे। कि सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या होती है, उसके बाद में जानेंगे कि सोशल साइंस क्या है, फिर नेचुरल साइंस क्या है, और फिर पॉजिटिव साइंस क्या है, और नॉर्मेटिव साइंस क्या है, और उसके बाद में ये इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करके देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अगर विज्ञान है तो फिर क्या वो सामाजिक विज्ञान है, क्या वो प्राकृतिक विज्ञान है, क्या वो वास्तविक विज्ञान है, या फिर वो आदर्शात्मक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान जो है वो अर्थशास्त्र है।
उसके बाद में बात करेंगे कि कला क्या होती है, क्या अर्थशास्त्र एक कला है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो किस प्रकार है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, कि साइंस क्या होता है। साइंस जो शब्द है ये लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, यानी अगर इसको हिंदी में देखें जानना, यानी कि विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध अध्ययन है जो हमें किसी भी घटना के कारण और परिणाम में, किसमें, काज एंड इफेक्ट के अंदर क्या बताता है, रिलेशन। ठीक है, साइंस क्या बताता है हमें, किसी भी घटना के विषय में उसके कारण और उसके परिणाम के विषय में क्या, उसके कारण और परिणाम के अंदर क्या संबंध है, यह हमें बताता है विज्ञान। इसी प्रकार अर्थशास्त्र क्या है, एक साइंस है। इकोनॉमिक्स इज ए अर्थशास्त्र भी क्या है, एक विज्ञान है। क्यों है अर्थशास्त्र एक विज्ञान, जैसे अर्थशास्त्र का एक नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, सबने पढ़ा होगा, यानी मांग का नियम। ठीक है, मांग के नियम के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी दो चीज़ों के अंदर हम रिलेशन को देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ों के, प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पर जो है, जो प्राइस है वो क्या है, कोज है, कारण है। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में जो परिवर्तन आए। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में परिवर्तन आता है। ठीक है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइस है उसमें चेंज आया तो वो कारण होगा, और उसके कारण जो है वो डिमांड में चेंज आया तो उसको क्या बोलेंगे, इफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने यहाँ सिद्ध कर दी कि अर्थशास्त्र भी क्या है, विज्ञान है, यानी कि ये विज्ञान की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे विज्ञान के अंदर, विज्ञान की एक प्रोसेस होती है कि उसके अंदर हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फैक्ट को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में फिर उनका माप किया जाता है। ठीक है, उनका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में फिर उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद में एक चीज़ और है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अंदर भी क्या है, जब किसी लॉ को हम बनाते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड को किसी ने बनाया, तो उसके बाद में क्या है कि सबसे पहला काम उसने क्या किया कि फैक्ट को इकट्ठा किया, उसके बाद में उसका मेजरमेंट किया। ठीक है, फिर उसको एनालिसिस किया, यानी कि उसको सारणी के रूप में उसको अलग अलग डाटा को बांटा गया, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया, उसका विश्लेषण किया गया, उसके बाद में उसको वेरीफाई किया गया कि क्या ये चीज़ें वास्तव में है या नहीं है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी क्या है, एक विज्ञान है।
तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब आगे बात करते हैं सोशल साइंस की, कि जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या होता है कि समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो साइंस क्या करता है, एक ह्यूमन बीइंग का स्टडी करता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र भी क्या करता है, ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है, यानी उसकी इनकम की, उसके कंजम्पशन की, उसके एक्सपेंडिचर की। ठीक है ना, तो सोशल साइंस का मतलब यही होता है कि वह विज्ञान जो मनुष्य के रूप में अध्ययन करता है, मनुष्य का समाज के सदस्य के रूप में एक अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र भी क्या करता है, यही काम करता है, जो यानी अर्थशास्त्र क्या करता है, एक ह्यूमन बीइंग का वेल्थ रिलेटेड धन संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। धन संबंधी कार्य कौन से होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोडक्शन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन, और उसके बाद में बताया था कंजम्पशन। तो ये वेल्थ रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसकी स्टडी जो करता है, यानी सामाजिक विज्ञान। अर्थशास्त्र भी क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि विज्ञान भी क्या करता है, एक मनुष्य का अध्ययन करता है, और अर्थशास्त्र भी क्या करता है, मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान वो होता है जो निर्जीव चीज़ों की स्टडी करता है। ठीक है ना, निर्जीव चीज़ों की स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र क्या है, नेचुरल साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों, एक बात अर्थशास्त्र के विषय में कही जाती है कि जहाँ पर 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ पर 7 मत होते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, जैसे बात की जाए पॉवर्टी की, पॉवर्टी की अगर बात करें तो कोई अर्थशास्त्री कहेगा कि जो गरीबी है उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण है अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। कोई अर्थशास्त्री है वो ये कहेगा कि गरीबी का मूल कारण क्या है, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी कि आय की असमानता जो है वो गरीबी का कारण है। ठीक है ना, कोई कहेगा कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, जो अनपढ़ता है, ठीक है ना, यानी कि लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एक गरीबी का कारण है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग मत होते हैं, यानी कि अर्थशास्त्रियों के अंदर मतभेद पाया जाता है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, चाहे वो कोई थ्योरी हो, कोई लॉ हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये एक मुख्य कारण है कि अर्थशास्त्र को हम जो है नेचुरल साइंस नहीं मानते। ठीक है, लेकिन नेचुरल साइंस के अंदर क्या होता है, मतभेद नहीं होता। जो चीज़ की स्टडी इसके अंदर की जाती है उसके बारे में जो सबकी राय जो है वो समान होती है। ठीक है ना, उसको नेचुरल साइंस बोलते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं, वो जो है एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है ना, यानी मान्यताओं पर, अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं।
अजम्पशन पर बेस होते हैं, मान्यताओं के ऊपर जो है निर्भर करते हैं इकोनॉमिक्स के जो लॉ होते हैं। एक दो लॉ को छोड़ के बाकी जो लॉ होते हैं, यहाँ पर एक बात और कि यूनिवर्सल लॉ इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं होते, इसलिए इसको नेचुरल साइंस नहीं बोलते। नेचुरल साइंस के अंदर जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ होते हैं, एग्जैक्ट लॉ होते हैं, जिनको किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पर हम अप्लाई करें तो उनके रिजल्ट जो है सेम आएंगे। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर एक दो नियम ऐसे हैं जिनको छोड़ के, वो कौन कौन से नियम हैं, जिनको छोड़ के बाकी सारे जो नियम है, जो थ्योरी है, जो मॉडल है, वो कुछ मान्यताओं के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर उन मान्यताओं में हम चेंज कर देंगे तो वो लॉ के रिजल्ट जो है वो भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल लॉ, अर्थशास्त्र का जो यूनिवर्सल लॉ है वो किसको बोला जाता है, सार्वभौमिक नियम अर्थशास्त्र का जो है वो कौन सा है, वो है सार्वभौमिक जो नियम है वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, इनके रिजल्ट सेम आएंगे, इनको हम कहीं पर भी अप्लाई करें तो। लेकिन इन दो लॉ के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि अर्थशास्त्र क्या है, एक नेचुरल साइंस है। ठीक है, नेचुरल साइंस का मैंने आपको बता दिया कि यह निर्जीव चीज़ों की स्टडी करता है यह, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम मनुष्य के धन संबंधी कार्यों की ही स्टडी करते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक लॉ है वो एग्जैक्ट नहीं होते, यूनिवर्सल लॉ नहीं होते। ठीक है ना, जो अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है, ठीक है ना, उनकी जो बात है, उनके जो विचार है, वैचारिक मतभेदता वहाँ पर ज़्यादा होती है, लेकिन नेचुरल साइंस के अंदर नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम अर्थशास्त्र को क्या है, नेचुरल साइंस नहीं मानते। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, जो वास्तविक विज्ञान है वो क्या बताता है, वो स्टडी करता है व्हाट इज की, यानी क्या है, वास्तव में क्या है। ठीक है ना, एक्चुअल चीज़ों की स्टडी करता है। ठीक है, साइंस। तो अर्थशास्त्र भी क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है। यह भी क्या करता है, वास्तविक चीज़ों का अध्ययन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे जनगणना की बात करें, जनगणना के जो आंकड़े हैं, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो ये एग्जैक्ट डाटा हमारे को बताएगा। ठीक है ना, तो अर्थशास्त्र को हम क्या मानते हैं, वास्तविक विज्ञान मानते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पॉवर्टी के बारे में कोई भी डाटा, या फिर हम बात करें बीपीएल फैमिलीज की, या हम बात करें जीडीपी की, या इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो ये सारी इन सब चीज़ों के बारे में जो डाटा होंगे वो क्या होंगे, एक्चुअल होंगे, वास्तविक होंगे, कि एक्चुअल के अंदर क्या है। उसकी स्टडी अर्थशास्त्र भी करता है और साइंस भी करता है। इसलिए हम अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं कि पॉजिटिव साइंस मानते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है, कि वास्तविक विज्ञान एक अर्थशास्त्र है। उसके बाद में बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस की। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है, आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शों की बात का मतलब है कि क्या होना चाहिए, यानी कि वो साइंस नॉर्मेटिव है जो बात करती है यानी कि
क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइंस जो है वो भी ये बात करता है कि क्या होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स है वो भी क्या है, यही बात करती है कि क्या होना चाहिए। जैसे कि पॉवर्टी जो है कम होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना चाहिए, इसके अलावा जीडीपी बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ों की बात अर्थशास्त्र करता है। यानी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बारे में अर्थशास्त्र बात करता है। इसलिए हम मानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कि अर्थशास्त्र क्या है, एक आदर्शात्मक विज्ञान है जो आदर्शों की बात करता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कला की। जैसे साइंस के बारे में हमने पढ़ा, साइंस का मतलब होता है टू नो, जानना। इसी प्रकार अर्थशास्त्र का मतलब होता है करना। यानी जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध जानने से है, उसी प्रकार कला का संबंध जिस प्रकार विज्ञान का संबंध जानने से है, उसी प्रकार कला का संबंध क्या है, करने से है, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, कोसा ने। कोसा ने ये डेफिनेशन दी थी कि जिस प्रकार विज्ञान का संबंध जानने से है, उसी प्रकार कला का संबंध क्या है, करने से है। दूसरी बात, जेएम केंज ने क्या कहा था, कि अर्थशास्त्र क्या है, व्यावहारिक कला क्या है, व्यावहारिक अर्थशास्त्र है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कला की डेफिनेशन, अगर कला की डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन तो कोशा के अकॉर्डिंग यही थी कि विज्ञान का संबंध जानने से है और कला का संबंध क्या करने हैं। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कला क्या है, ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग क्या कहलाता है, कला। यानी कि जो नॉलेज हमारे पास है, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ज्ञान का जो प्रैक्टिकली, नॉलेज का जो प्रैक्टिकली यूज जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आर्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक कला है या नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर हम नॉलेज लेते हैं, उस नॉलेज के बाद में उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे समस्याओं का समाधान, सबसे पहले अगर बात करें सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देश के अंदर, संसार के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से बहुत सारी समस्याएं क्या होती है, आर्थिक होती है, ठीक है ना। जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो होती है इकोनॉमिक्स की, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसके बाद में बात करें तो व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद में बात करें
हाउ टू प्रोड्यूस, और उसके बाद में बात करें ठीक है ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, और चुनाव की समस्या। इन सारी समस्याओं का हल इकोनॉमिक्स की नॉलेज के आधार पर ही हम कर पाते हैं। जब हमारे पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज है और हम उसको क्या है प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि जो रिसोर्स होते हैं हमारे, वो लिमिटेड होते हैं, और जो वांट्स होती है अनलिमिटेड होती है। इसके कारण क्या होता है, चॉइस की प्रॉब्लम आती है। किस कारण आती है, स्केर रिसोर्स के कारण आती है। और इन स्केर रिसोर्स यानी साधनों की कमी के कारण क्या होता है, चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि एक इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वो बहुत कम है। इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी संसाधनों का जो बंटवारा है वो अनुकूलतम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग होगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो मुख्य जो हमारी ज़रूरतें होंगी वो गिवन रिसोर्स से पूरी हो जाएंगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्स बचे भी रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, यानी आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या मानते हैं, इसको कला मानते हैं। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि ये एक्चुअल सिचुएशन को हमें बताता है। अभी हमने बात की थी पॉजिटिव साइंस की, तो वही बात यहाँ पर है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमें एक्चुअल सिचुएशंस इकोनॉमी की जो एक्चुअल सिचुएशन है उनके बारे में हमें बताता है। जैसे डिप्रेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें एक्चुअल जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। इसलिए हम क्या मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला है। उसी प्रकार आगे बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक थ्योरी है, मॉडल है, जो प्रिंसिपल है, उनकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। यानी जो भी इकोनॉमिक थ्योरी है, मॉडल है, लॉ है, उन सब की हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि जो भी, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, इसको हम सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या वास्तव के अंदर जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है या नहीं होती। इस चीज़ को हम
जो है अप्लाई करके देख सकते हैं, इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को हम कला मानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कि अर्थशास्त्र क्या है, एक कला है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, बाद में हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र एक कला है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र क्या है, कला भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। जो विषय वस्तु है, जो स्कोप है, क्षेत्र है अर्थशास्त्र का, वो क्या है। उसके अंदर सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे स्कोप के बारे में। अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ऑफ इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील। किस प्रकार से गतिशील है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से, क्लासिकल व्यू से लेकर जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वहाँ तक अर्थशास्त्र जो है मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि इकोनॉमिक्स की मेन जो है 4 डेफिनेशन है, यानी कि गतिशीलता से हमारा अर्थ ये है कि अर्थशास्त्र के अंदर आए दिन नए कॉन्सेप्ट जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। कब दी, 1776 के अंदर। और कौन सी बुक थी इनकी, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक थी। ठीक है, बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजीज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि एडम स्मिथ ने यह बताया था कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र वह है जो धन का अध्ययन करता है। ठीक है ना, धन का अध्ययन करता है। ठीक है, धन का अध्ययन कैसा, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। यानी अर्थशास्त्र क्या है, मनुष्य के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। और धन संबंधी कार्य कौन से होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर ये बताया गया था कि अर्थशास्त्र क्या है, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है, यानी धन के बारे में स्टडी की गई थी। ठीक है, इसके बाद में अर्थशास्त्र में एक नया आयाम जुड़ा, नई डेफिनेशन आई। वो डेफिनेशन दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी, अल्फ्रेड मार्शल ने। कब दी थी, 1890 के अंदर। और इनकी बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने डेफिनेशन कौन सी दी थी, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। यानी एक मनुष्य के, एक ह्यूमन बीइंग के भौतिक कल्याण की, किसकी, जैसे एडम स्मिथ ने क्या है, प्राइमरी फैक्टर किसको माना था,
वेल्थ को माना था एडम स्मिथ ने, और इन्होंने प्राइमरी फैक्टर किसको माना, एक ह्यूमन बीइंग के मटेरियल वेलफेयर को, भौतिक कल्याण को, यानी कि एक मनुष्य का रहन सहन अच्छा होना चाहिए, उसका जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, उसकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसको हर तरह की सुख सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी। इसके बाद में अर्थशास्त्र में एक नया आयाम जुड़ा, यानी कि रॉबिन्स ने एक अलग डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह है जो चुनाव की समस्या का हल करता है या चुनाव की समस्या को बताता है, ठीक है ना। तो तीसरी जो डेफिनेशन थी वो रॉबिन्स ने दी थी। कब दी थी, 1932 के अंदर दी थी, ठीक है। इनकी बुक कौन सी थी, ये बुक इन्होंने लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1932 के अंदर, और इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन, यानी कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा। स्कैरसिटी का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, क्या होता है स्कैरसिटी का मतलब, यानी कि रिसोर्स, डिमांड ऑफ रिसोर्स जब ज़्यादा हो जाए सप्लाई ऑफ रिसोर्स से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी, यानी दुर्लभता, साधनों की कमी, ठीक है। जब डिमांड ऑफ रिसोर्स यानी साधनों की मांग ज़्यादा हो जाए और साधनों की पूर्ति जो है वो कम हो, तब वो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि संसाधनों की कमी होने से क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, रॉबिन्स ने ये कहा कि अर्थशास्त्र वह है जो चुनाव संबंधी समस्या का समाधान करता है, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर मटेरियल वेलफेयर की बात नहीं की, ठीक है। एडम स्मिथ ने भी मटेरियल वेलफेयर की बात नहीं की। एडम स्मिथ ने किसकी बात की, वेल्थ की बात की। उन्होंने प्राइमरी फैक्टर वेल्थ को माना था, और अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइमरी फैक्टर किसको माना, प्राइमरी फैक्टर किसको माना था, अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइमरी फैक्टर माना था मटेरियल वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन बीइंग का मटेरियल वेलफेयर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उसका रहन सहन, उसका जीवन स्तर, उसको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है ना। ये सारी बातें किसने की, अल्फ्रेड मार्शल ने और रॉबिन्सन ने ये कहा। स्केरसिटी डेफिनेशन इन्होंने दी, इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, चुनाव की समस्या का हल करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र में एक नया आयाम जुड़ा जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। जिसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। और ये डेफिनेशन क्या थी, इस डेफिनेशन का मतलब था जो सेकंड नंबर की डेफिनेशन थी प्लस थर्ड नंबर की डेफिनेशन थी, यानी कि मार्शल के जो विचार थे प्लस रॉबिन्स के जो विचार थे, इनको मिला के एक डेफिनेशन बनाई गई। यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर क्या शामिल किया गया, यानी कि मार्शल और रॉबिन्सन के विचार जो थे, क्या विचार थे, मार्शल के विचार थे कि अर्थशास्त्र क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वेलफेयर करता है, प्लस रॉबिन्स ने क्या कहा कि संसाधन बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की जो डिमांड है, जो वांट है, जो डिजायर है वो बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा, चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इन्होंने ये कहा था कि अर्थशास्त्र वो है जो लिमिटेड रिसोर्स से एक ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा से ज़्यादा नीड
पूरी कर दे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो क्या है? अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पर क्या है? इसको ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोला। यानी कि एक मनुष्य, अर्थशास्त्र क्या है? वह है जो ज़्यादा से ज़्यादा तो मटेरियल वेलफेयर करे, ठीक है, और मटेरियल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक विकास के ऊपर, भौतिक कल्याण के ऊपर ध्यान दे। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वांट को सेटिस्फाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा वांट को फुलफिल करे, वही अर्थशास्त्र है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स से, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी रिसोर्स जिसमें बचे रहें, ठीक है। तो ये जो डायनेमिक, जो एक हमने बात की स्कोप की, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज डायनेमिक, यानी अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो क्या है? डायनेमिक है। उसके अलावा अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी जो चीज़ें हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को हम स्कोप के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको लिख देता हूँ। आप जितने भी टॉपिक, जितना भी कंटेंट आप अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हो, वो सारा का सारा इसका स्कोप है, ठीक है। तो कुछ मेन टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पर आपको यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके अलावा प्रोडक्शन थ्योरी, उसके अलावा लिमिट प्राइसिंग थ्योरी, उसके अलावा रेंट इंटरेस्ट थ्योरी, उसके अलावा रेवेन्यू, कॉस्ट, उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम अर्थशास्त्र को इन अर्थशास्त्र में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस, उसके अलावा इंटरनेशनल, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को भी पढ़ते हैं, और इन दोनों को इकट्ठा भी पढ़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऊपर आ गया, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी होती है? जैसे बात करें टैक्सेशन पॉलिसी हो गया। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर
ट्रेड पॉलिसी हो गया, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हो गया, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। इकोनॉमिक सेक्टर में हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी 3 तरह की होती है, मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर बात की थी आपसे। कौन कौन सी होती है? कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म और फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिज्म जो है उसके जन्मदाता किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। और जो सोशलिज्म है उसके कार्ल मार्क्स को। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके जन्मदाता किसको माना जाता है? उसके जन्मदाता माना जाता है केन्ज को, ठीक है ना। यानी हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था के अंदर या विश्व के अंदर 3 बड़े परिवर्तन हुए थे। एक हुआ था 1783 के अंदर, दूसरा 1930 के बाद और तीसरा 1947 के अंदर। और इन्हीं के आधार पर तीनों इकोनॉमी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों इकोनॉमी बनी थी, ठीक है ना। 1783 के अंदर अमेरिका के अंदर क्रांति हुई। 1930 के अंदर क्या है? रशिया के अंदर क्रांति हुई। फिर 1947 के अंदर भारत के अंदर क्रांति हुई और भारत आज़ाद हुआ। 1783 में अमेरिका आज़ाद हुआ, 1930 में रशिया आज़ाद हुआ। और उस समय क्या है, जो 3 इकोनॉमी बनी, सबसे पहले कैपिटलिज्म को अपनाया अमेरिका ने, यूएसए ने। उसके बाद समाजवाद को सबसे पहले अपनाया था रशिया ने। यानी सबसे पहली जो प्लानिंग कमीशन थी, जो प्लानिंग की गई थी, जो 5 वर्षीय योजनाएं थी, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर रशिया ने अपनाई थी। उसके बाद में भारत आज़ाद हुआ, फिर भारत ने दोनों इकोनॉमी के मिक्सचर को अपनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? स्कोप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट आपको समझ में आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।